नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल में। तो जैसा आपको पता है कि आज 29 तारीख को 29/9/2023 को UTT 1 और 2 का पेपर हुआ। तो UTT 1 का जो मैथ्स का पेपर था उसकी आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप इस आंसर की से अपने आंसर्स मिला लीजिए। तो इसमें बहुत कम 1% अगर कुछ ऐसा हो सकता है, अदरवाइज़ 99% ये आंसर की आपको सटीक जवाब देगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 91 वो जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। जब छात्र किसी नवीन समस्या को हल करता है तब वह प्रयोग करता है। अब वो इसका दो, या तो आगमन विधि जो उसके पास पहले से नॉलेज है उसके बेस पर नए क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकालेगा या विश्लेषण करेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर विश्लेषण होगा। फिर दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में जाते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में जाते हैं। तो ये संश्लेषण विधि का फॉर्मूला है। तो सही आंसर इसका सी होगा, संश्लेषण विधि। तो गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? अंकगणित है। ये सबको पता है कि गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा अंकगणित है। फिर गणित की सर्वाधिक उपयोगी पुस्तक में, तो आप जैसे देख रहे हैं, हल किए हुए अनेक उदाहरण तथा अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न होते हैं। पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं। सभी अभ्यास प्रश्न हल किए हुए होते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि गणित की जो सर्वाधिक उपयोगी पुस्तक है, हल किए हुए अनेक उदाहरण तथा अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न होते हैं। पर्याप्त मात्रा में हल किए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं। सभी अभ्यास प्रश्न हल किए हुए होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि भाई पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण, देयर आर सफिशिएंट सोल्व्ड एग्जाम्पल एंड मोर क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज, यानी सफिशिएंट सोल्व्ड एग्जाम्पल भी होनी चाहिए और एक्सरसाइज भी होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। और जितने अनसोल्ड हैं उस टाइप के सोल्ड एग्जाम्पल भी अगर आपको अवेलेबल करवा दिए जाए तो वो बुक आई थिंक ठीक होगी, बेस्ट बुक होगी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर ये है आपका बी वाला, क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन है। जैसे आप सबसे पहले 3/5 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0.6। फिर 5/8 करेंगे आप, 5/8 करेंगे तो 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0.625। फिर ऐसे ही आप 5/6 करेंगे तो 5/6 जो मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा आपको 0 पॉइंट लगभग 83। और फिर है आपके पास 7/4। तो 7/4 लगभग आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 पॉइंट कुछ मिलेगा ना, 4 1 जा 4, तो 1 पॉइंट ये आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। 4 1 जा 4, फिर कितना बचेगा 3 और 0, तो 4 7 जा 28 और फिर 5, तो 1.75। तो इससे आप लगा लेंगे हिसाब किताब कि सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 0.6 ही है क्योंकि सबसे छोटी है। फिर उसके बाद कौन सी है, 5/8, 0.625। फिर है 5/6, तो ये 0.83 और लास्ट में आ जाएगा आपका 7/4, 1.7। तो इसको इसी तरीके से करना चाहिए। कई लोग डिनोमिनेटर सेम करते हैं, वो बहुत टाइम लगता है। सीधा डिवाइड करा और डिवाइड के आधार पर आपने आंसर निकाल लिया। दो संख्याओं का गुणनफल 42.987 है। यदि उनमें से एक संख्या 12.46 हो तो दूसरी क्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना था, उसने कहा दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन उसने दे दिया 42.987, राइट। एक संख्या दे दी तो दूसरी निकालनी, तो दूसरी सीधी सी बात है 48.987 को आप इससे डिवाइड कर देंगे 12.48। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और डिवाइड करके देख लीजिए। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3.45 आपका आंसर आ रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 3.45, वैसे भी हिसाब लग जाएगा, 12 12 3 जा तो कर लेंगे आप। फिर ये क्वेश्चन है 5n-2 और 3n-2 तो आपने क्या करना है, 135 के आप
फैक्टर करेंगे तो 135 के आप फैक्टर करेंगे तो 5 से करेंगे पहले। 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 9 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये आ जाएगा 5 की पावर n-2 और 3 की पावर 2n-3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 और 3 की पावर 3। तो इक्वेट करेंगे दोनों तरफ पावर को, तो n-2 बराबर कितना है, 1 है, तो n बराबर 3 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये, n बराबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो कुछ लोग टाइम लगा लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो कुछ क्वेश्चंस हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। जिन लोगों को भी यूटीटी में अधिकतर मैथ्स उन लोगों की भी होती है जिनको मैथ्स नहीं आती, तो वो अब कैलकुलेशन तो कर नहीं पाएंगे, तो हिसाब भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 3 रख देंगे तो पावर करके देखेंगे तो 135 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। जैसे इसका करेक्ट आंसर 10 है तो आप यहाँ पे 10 रख दीजिए, तो 10 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा। और 10 में से 4 गया तो ये कितना आ जाएगा, 6/6। तो 4/4 1 और 6/6, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। अब इधर रखिए आप 1 और 10/10 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 - 1 0, यानी 0 = 0। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 86 है। तो एक संख्या होगी x+2 और एक संख्या होगी x+4। एक क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं आप लोगों को पता होगी, 2 4 6 8 10 12, ये सब सम संख्याएं। तो दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब जैसे 2 और 4, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक। जैसे 2 है, 2 के बाद 3 जो है वो विषम है, तो 4 दूसरी सम संख्या है। तो 2 और 4, तो x+2 और x+4 = 86। तो x और x 2x हो गया, 4 और 2 6, 86 में से 6 जाएगा तो 80। तो x आ गया 40। तो पहली संख्या आपने क्या मानी थी, x+2 मानी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 42। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 42 हो जाएगा। अब देखेंगे हम, अब इसी तरीके से अब वो कह रहा है कि यदि संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर 9 हो, यदि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर 9 हो तथा उनका योग 81 हो, तो छोटी संख्या कौन सी है। तो सीधी सी बात है, मान लो आप दो संख्याएं लेते हैं, मान लो आपने कहा x बड़ी है y से, तो क्या कह रहा है, बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर, यानी x - y कितना है, 9 है, और उनका योग x + y आपके पास कितना है, 81 है। तो सॉल्व कर लीजिए, y से y कट जाएगा, तो y से y आपका y कट जाएगा। तो अगर आप y से y को काट देंगे तो कितना बचेगा, 2x। तो 2x = कितना हो जाएगा, 81 और 9 कितना हो जाएगा, 90। तो x आपका हो जाएगा कितना, 45। तो x हो गया आपके पास 45। तो y भी निकाल लो आप, तो y आप निकाल लेंगे तो 81 में से 45 माइनस कर देंगे, तो 11 में से 5 गया 6, 7 में से 4 गया 36। तो अब आप देख लीजिए कौन सी संख्या छोटी है, 36 छोटी है। सो करेक्ट आंसर इज 36, राइट। यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी है, तो मान लिया आपने कि पिता 1 साल के हैं और बेटा जो है 3 गुना है, तो 3 गुना यानी बेटे की उम्र अगर y है तो पिताजी जो है 3y हैं बेटे की उम्र की। इनकी उम्र का योग 56 साल है, मतलब अगर दोनों की आप उम्र जोड़ देते हैं तो 56 साल हो जाती है, यानी x + y कितनी हो जाएगी, 56। तो x कितना है, 3y है, तो y = 56। तो 4y = 56 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, 14, 14 × 56, 14 हो जाएगा। तो y अगर 14 हो गया, तो आपसे पूछा है तो पुत्र की उम्र क्या होगी, 14 ही है, क्योंकि y हमने पुत्र की उम्र मानी थी, x पिताजी माने थे, तो 14 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनका योग 135 है, तो दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में, यानी 4x + 5x बराबर कितना दे रखा है आपको, 135 दे रखा है। क्योंकि जब भी आप अनुपात को तोड़ते हैं तो जैसे 4:5 है, तो ये 4x और ये 5x हो जाएगी, तो 4 + 5x 9x। तो ये हो जाएगा आपका 9x = 135। यह आ जाएगा आपका 9x = 135। फिर आप 9 से कर देंगे, 9 × 1 = 9 और कितना बचेगा, 4, 9 × 5 = 45। तो x कितना आ गया आपका, 15 आ गया। तो क्या पूछा है उसने आपको, उसने पूछा है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 5x। तो 15 5 जा कितना होता है, 75। तो बड़ी संख्या 75 हो जाएगी। क्लियर है।
तो इसको हम इस तरीके से करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको जो ये हो जाएगा, तो नेक्स्ट है आपके पास। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा इसका कलर दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये आ जाएगा, यदि दो समपूरक कोणों के बीच 34 डिग्री का अंतर है। तो जैसा आपको पता है कि समपूरक कोण मतलब जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, वो समपूरक होते हैं और उनका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 34 है। तो आप सॉल्व करेंगे इन दो इक्वेशनों को y से y, तो फिर वो 2x इजिकल टू आ जाएगा कितना, 4, 8 और 3 11, 204। तो 2x इजिकल 204, तो x से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 0 7, तो 107 आ जाएगा, x आ जाएगा 107। और दूसरा एंगल आप निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, x अगर 107 आ गया तो y निकालेंगे तो 180 में से आप 107 को अगर माइनस करते हैं, 180 में से अगर आप 107 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 10 में से 7 गए 3 और ये आएगा 73। तो आपका कितना हो जाएगा, 73 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स की तो आंसर की है तो इसलिए जल्दी में बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में इन चीज़ों के बारे में समझना होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें 9897544379 पर। तो आपको किसी भी टाइप की UTT 1, 2 कोई भी टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम है, जैसे LT हो गया, प्रवक्ता हो गया, लेक्चरर हो गया, उत्तराखंड या अदर स्टेट, तो उन सब का आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो संलग्न रेखा चित्र में x का मान होगा, जैसे आपको पता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल होते हैं। तो ये x है, ये 5x है तो 5x है, ये 5x है तो ये भी कितना हो जाएगा 5x। तो अब आपको पता है ये लीनियर पेयर बन जाएगा और लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है 180। तो 5 और 5 10 और 2 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 12 1 12 12, तो x आ गया 15। तो उसने क्या बोला है आपको, द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब आप देखेंगे किसी त्रिभुज का एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना तो दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। तो मान लीजिए आप ये कोई त्रिभुज बना रहे हैं, मान लीजिए छोटा कोण है, ये छोटा कोण है, तो एक कोण जो है किसी त्रिभुज का एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है, वो कह रहा है दुगना है, और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है, तो ये 3 गुना हो गया। आप सबको जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 1 6x बराबर कितना हो जाएगा आपका 180। तो x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो सबसे छोटे कोण हमने x ही माना था, 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 में है, तो यानी 2x 3x और 4x हो जाएंगे ना, अभी बताया था मैंने, तोड़ेंगे और कितना हो जाता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9x इज इक्वल टू 180। तो x आ गया आपके पास 20। तो सबसे छोटा कोण आपने क्या लिया था, 2x लिया ना, सबसे छोटा कोण क्या है 2x है, दूसरा 3x है 4, तो 2 × 20, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। यदि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 80 डिग्री हो तथा अन्य विपरीत कोण 3:5 में। अब बहिष्कोण आप जानते हैं कि जैसे त्रिभुज है और ये बहिष्कोण होता है, तो बहिष्कोण जो होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर, सम्मुख अंतः कोणों के। तो सम्मुख अंतः कोण एक 3x है और एक 5x है, तो सीधा सा है 80 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x + 5x, तो 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो अगर x 10 है तो न्यूनतम कोण कौन सा हो जाएगा 3x, तो 10 3 जा 30, तो न्यूनतम कोण। इसके डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसको डिटेल में, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोचिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। निम्नलिखित में से किन भुजाओं की लंबाइयों के संयोजन से त्रिभुज का निर्माण होता है। तो आपको पता है कि त्रिभुज तभी बन सकता है जब त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो सिर्फ यही वाला एक ऐसा है, जैसे 2.5 और 1.5 को जोड़ते हैं, तो 2.5 और 1.5 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 5 तो 4। तो ये इससे बड़ा नहीं आ रहा है, दो भुजाओं का योग तीसरी, तो इससे त्रिभुज नहीं बन सकता है, क्योंकि
बाकी सब में देखेंगे आप, जैसे 2 और 3 5 तो 4 से बड़ा है, 3 और 4 7 तो 2 से बड़ा है, 2 और 4 6 तो वो 3 से बड़ा है। यानी त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस वाले में वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, तो यहाँ ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पहले, आप ये डायरेक्शन चार्ट जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो एक व्यक्ति पहले 10 मीटर पूरब की ओर, 10 मीटर गया पूरब की ओर, मान लीजिए 10 मीटर पूरब की ओर, और फिर 24 मीटर उत्तर की ओर, 24 मीटर वो उत्तर की ओर गया। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम, तो जो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऐसे मिलाएंगे आप, तो न्यूनतम दूरी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मतलब न्यूनतम। तो ये ऐसा बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 676 होता है। तो 676 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 26 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है कि ये कह रहा है कि 6 मीटर 2 पोल्स विद हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन ग्राउंड। तो ये देखो मैंने बना रखा है 6 मीटर का, ऐसा समझिए इसको, 6 मीटर और 11 मीटर के दो पोल हैं, खड़े हो रखे हैं खंभे एक समतल मैदान से 12 मीटर की दूरी पर। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर है। तो उनके शीर्षों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो अब ये 6 है, तो आपको पता है ये भी 6 होगा, तो ये फिर 5 होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि टोटल 11 था ये। तो अब ये दूरी आपको निकालनी है, तो 6 है तो ये 12 है, तो 12 का हो जाएगा 144, 5 का हो जाएगा 25, तो 144 में 5 जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो 169 आएगा। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है। तो ये 13 आ जाएगा ये वाला, ये भी हाइपोटेनस लगेगा ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 तो 169, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सम ये नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन में जो नंबर ऑफ सिमेट्री होती है 6 होती हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था उन्होंने, ठीक है। द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड, आपके पास मोबाइल होता है सबके पास, तो उसके देख लेंगे आप। तो आपने देखे होंगे 4 वर्टेक्स ऊपर होते हैं और 4 वर्टेक्स नीचे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपकी किताब हो गई, आपका मोबाइल हो गया, ये सब क्यूबॉइड के एग्जाम्पल हैं। तो उसमें देख लीजिए आप, आपके कितने वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं। कितने हैं, 8 वर्टिसेस हैं, राइट। देन नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, ये है क्वेश्चन 113। 16 संख्याओं का माध्य 8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, 16 संख्याओं का माध्य 8 है, तो आपको पता है औसत मीन, तो 16 नंबर्स का कितना है, 8 है, तो 8 से इंटू करा, और फिर हर संख्या में 2 ऐड करना है। तो 2 ऐड करना है, तो 16 नंबर है तो 2 ऐड हो जाएगा, और डिवाइड फिर 16 से ही कर देना। तो 16 8 जाए कितना होता है। इसको और छोटे तरीके से सॉल्व करना है, तो 16 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा आपका 2, राइट, और नीचे 16 कट जाएगा तो 10 आएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यदि एक आयताकार खेत की लंबाई दे रखी है उसने 48 मीटर और विकर्ण दे रखा है 50 मीटर, तो सीधी सी बात है पाइथागोरस लगाओगे आयताकार, क्योंकि यहाँ पर 90 होता है, तो 50 का स्क्वायर में से 48 का माइनस करोगे, तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप। तो 14 आ रहा है, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है इसका, ये वाली साइड। तो फिर इसका एरिया निकालना है, तो एरिया आपको पता है लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है, तो 48 को 14 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा 672 आ रहा है लगभग शायद। कैलकुलेट करके देख लेना, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन है। 50 का स्क्वायर हाइपोटेनस जो बताया मैंने, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना, और 48 का है मेरे ख्याल से 48 का कर लेना जो भी आएगा, और फिर उससे माइनस करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, तो ये वाली साइड आ जाएगी। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस में से बेस माइनस कर दिया। फिर एरिया जो होता है रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो सीधी सी बात है 48 इंटू 14 आप करेंगे तो ये आ रहा है, कितना आ जाएगा, 672 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 672 आ जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट है आपके पास अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या बोला मैंने, कितना, 48
8 इंटू 14, तो ये आ जाएगा आपका 672, राइट। एक आयत का परिमाप दे रखा है आपको। परिमाप आप जानते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो सारी साइड का सम होता है। सबको ऐड कर दो, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, जितनी भी किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में साइड्स होती हैं उनको ऐड कर दो पेरीमीटर के बराबर। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, लेकिन इसकी चारों साइड का सम है 100 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है 35, तो 35 ये होगी तो ये भी 35 ही होगी। तो 35 और 35 कितना हो गया 70, तो इन दोनों ने खा लिया। तो अब इन दो के हिस्से कितना बचा 30, 30 को 2 में बराबर बांटोगे तो 15 इसके हिस्से आएगा, 15 इसके हिस्से आएगा। बस, तो अब इसका क्या निकालना है एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना, 35 इंटू 15, तो आपका आंसर शायद ये आ जाएगा 525 आ जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा परिमाप 32 है। तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो ये कितना दे रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 72, और परिमाप दे रखा है ना, बेस दे रखा है ना, एल्टीट्यूड दे रखा है। एल्टीट्यूड आपको निकालना है, तो परिमाप दे रखा है। तो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी 4, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना दे दिया 32, तो साइड कितना आ गया 8। तो बस आपको 72, बेस आपका 8 हो गया, तो एल्टीट्यूड निकाल लेंगे। 8 9 जा 72, तो 9 आएगा आपका एल्टीट्यूड। नेक्स्ट है, आप देखेंगे एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 4 है तो उसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर होता है। तो सीधा लगाएंगे आप, √3/4, साइड कितनी है 4 का स्क्वायर, तो कट जाएगा तो 4√3 आ जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर। यदि दो वृत्त हैं, त्रिज्याएं 2:5 है, तो यानी 2x और 5x, एक R1 ये हो गई, R2 ये हो गई। देन रेशियो ऑफ दियर सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस आपको पता है 2πr होता है, 2πr1 और 2πr2, 2π से 2π, तो R1 आपका 2x, R2 5x है, तो एक्सेस कर दिया तो 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, 2:5 आ जाएगा आपका। क्लियर है। डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसको आराम से समझा दूँगा। गणित के सिद्धांतों, सूत्रों तथा विषयों का विश्लेषण करने के प्राप्त उद्देश्य को कहते हैं। तो इसमें भी थोड़ा बहुत ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड बेस है, तो आई थिंक यही होना चाहिए इसका बोध, परसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है गणित के सिद्धांतों, सूत्रों तथा विषयों का विश्लेषण करने पर, तो या तो यही होगा अवबोध। तो बट इसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इनको आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार। रेखा गणित के विभिन्न, ये कह रहा है रीडिंग दी वेरियस मेजर ऑफ ज्योमेट्री नॉन एज, तो अब इसमें डाउट है कि रीडिंग दी वेरियस मेजर ऑफ ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री के वेरियस मेजर हैं, तो एप्लीकेशन आई थिंक, मतलब उसने ज्योमेट्री सीखी है वो तब उसका प्रयोग कर पा रहा है, तो एप्लीकेशन पर्पस हो सकता है। तो दोस्तों ये थे 120 क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बोला 9897544379, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश नौटियाल, और मेरे चैनल पर आपको LT मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स, KBS मैथमेटिक्स, NVS मैथमेटिक्स और सारी चीज़ें मैथ्स से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं NDA, तो इसके मेरे चैनल पर आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, 400 के करीब वीडियो हैं। देखिए आप, प्लेलिस्टों से अलग अलग हैं। यहाँ पे आपको क्लास फर्स्ट से लेके MSc तक की मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। और अगर आपको मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाना है तो मेरा एक और चैनल भी है, डॉक्टर मुकेश नौटियाल मोटिवेशनल स्पीकर। डॉक्टर मुकेश नौटियाल मोटिवेशनल स्पीकर नाम से एक चैनल है, वो सर्च करेंगे आप, उसका मैं लिंक इसके नीचे दे दूँगा आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब, तो वहाँ मैथ्स को कितना इंटरेस्टिंग वे में समझने का प्रयास करा जाता है, तो उस पर मैंने अपने विचार रखे हैं। तो आपने वीडियो को अगर अंत तक देखा है और अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से ऐसा लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप तो नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको, तो इस चैनल में आपको मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है, ताकि अगले TET में आपको मैथ्स में कोई ख़ास प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू, धन्यवाद अंत तक देखने के लिए दोस्तों।
और आप चैनल के साथ बने रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आप सभी लोग टीईटी क्वालिफाई हों और मैं आपको विशेष शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबका टीईटी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू।